अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं फैसल अब्बासी। हमारी खुसूसी नशरियात आज जो सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही हैं, अब से थोड़ी देर पहले जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका मुतालबा किया जा रहा है कि जो आज का केस है इसको जो 3 रुकनी मौजूदा बेंच है वो ना सुने बल्कि इस पर फुल कोर्ट लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ये मुतालबा किया जा रहा है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग क़ाफ है, वो ये कह रहे हैं कि अब मौजूदा हुकूमत के सामान बांधने का वक्त आ चुका है। एक सियासी कशमकश भी है, सियासी तौर पर भी खासी गहमा गहमी है, गर्मा गर्मी है, लेकिन अब मामला जो है वो अदालत के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन लेना है कि आया जो डिप्टी स्पीकर की 22 जुलाई की रूलिंग थी, क्या वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 1 जुलाई का था उसकी रूह से ठीक थी, या डिप्टी स्पीकर ने उस फैसले को गलत समझा, गलत परखा और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। जो समाअत हो रही हैं उसमें इसी रूलिंग को मद्देनज़र रखा जाएगा और इसी की बेस पर फिर फैसला होगा कि पंजाब की पग किसके सर है। हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या फिर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेंगे। ये मामलात अब इतने आसान नज़र नहीं आ रहे हैं। एक जानिब आइनी और कानूनी जंग है मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो दूसरी जानिब जो सियासी महाज है वो गर्म हो चुका है। हुकूमती इत्तेहाद ने अब फिर से करवट बदली है और उन्होंने ये बयानिया देना शुरू किया है कि वो बज़ाहिर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ वो कमिटमेंट जो की गई थी अब पूरी नहीं हो रही है और इमरान खान को वो आज भी लाडला कह रहे हैं। इसी सारे मामले पे आपको अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर के क्या मामलात हैं, मुख्तलिफ जो हुकूमती इत्तेहाद के बड़े हैं उनकी बैठक में इस वक्त क्या गुफ्तगू चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ जो है वो क्या पॉलिसी मुरतब कर रही है, और बिलखुसूस चौधरी शुजात साहब से मुतालिक भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि उनका जिक्र इसलिए भी बनता है कि ये जो सारा मामला है उनके ख़त ने परवेज़ इलाही साहब की जो वज़ारत आला है वो शायद उनके नसीब में नहीं की। खैर मुफस्सल बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं राना अजीम साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। उनके साथ सलमान आबिद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, कॉलम नवीस हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, माहिर कानून हैं, सीनियर कानूनदान हैं। आरिफ साहब आपका शुक्रिया। इरशाद आरिफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सादिया अफजाल और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आरिफ चौधरी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। ये जो फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा किया जा रहा है, आप समझते हैं कि ये मुतालबा जायज़ है और इस मुतालबे का मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया। पहली बात फैसल साहब ये है कि फुल कोर्ट की सिर्फ उस सूरत में की जाती है जब कोई ऐसा मामला हो जिसमें आइन की तशरीह करना मकसूद हो और उससे पहले बहुत सारे फैसलों में तजादात हो। ये मामला बिल्कुल सही है। आरिफ साहब आप अपनी बात जारी रखिएगा। कतई कलामी की मुआफ़ी यहाँ पे हम अपडेट कर दें कि समाअत का आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी है। जी आरिफ चौधरी साहब। हाँ जी, इसमें मामला बड़ा क्लियर है क्योंकि बुनियादी तौर पर ये फैसला जो है कोई इसमें कोई इबहाम नहीं है। ये 1 जुलाई का फैसला मौजूद था और ये इलेक्शन जो था ये रन ऑफ इलेक्शन था, यानी इसमें लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का सेकंड पोल, ये सेकंड पोल होना था। इसमें कोई तब्दील नहीं किया जा सकता कैंडिडेट। तो जो रूलिंग आई है, रूलिंग के जरिए उन्होंने कैंडिडेट ही तब्दील कर दिया, बल्कि कैंडिडेट को ये हुक्म है कि वो मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दे। तो ऐसी सूरत हाल में ये बात बड़ी क्लियर है कि चूँकि पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है और बड़ा वाज़ेह तौर पर अगर आप चाहें तो मैं 62B आपको पढ़ के सुना देता हूं कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला इस बारे में सीएम के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले में अगर वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले से इनहराफ करके वोट कास्ट करता है उस सिंगल पार्टी का मेंबर, तो उसको फिर ये उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो इख्तियार हासिल है पार्टी हेड को, यानी उसकी डिफेक्शन जो है वो मुतय्यन करेगी वो पार्लिमानी पार्टी कि ये हमारा फैसला था और इसे नहीं माना। उसके बाद उसकी सजा का तयन या केस भेजने का मामला वो पार्टी हेड का है। ये वो केस है जिसमें मामला बुनियादी तौर पर पार्लिमानी पार्टी पहले फैसला करके कैंडिडेट के तौर पर उन्हें लॉन्च कर चुकी थी परवेज इलाही साहब को मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। तो जहां तक ताल्लुक है उनका पार्टी हेड का,
इस मामले में वो फंक्टस ऑफिशियो हो चुके थे। उनका रोल इनकी नॉमिनेशन को बदलने में या इनको नॉमिनेट करने में खत्म हो चुका था। वो नॉमिनेट हो चुके थे और पहला इलेक्शन जो था उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था और उसी की कंटिन्यूएशन में ये दूसरा इलेक्शन हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। तो इसमें तो किसी की सेकंड ओपिनियन हो ही नहीं सकती कि ये मामला क्लियरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट का है। और इसीलिए जो एक सवाल था जिसका जवाब मांगा गया डिप्टी स्पीकर से कि जनाब आपने जो रूलिंग दी है इस पे आप हमारी रहनुमाई करें कि आपने हमारी जजमेंट का कौन सा पैरा था जिसमें रिलाई करते हुए। अच्छा, इसमें आरिफ चौधरी साहब एक सवाल और भी बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो लोग जिस बेस पे 25 जो इनके हैं MPAs वो डिस्क्वालीफाई हुए और अब उसके बाद जो है उस डिसीजन की बेस पे जो मौजूदा सिनेरियो है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? अभी तो आप कानून की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम उस फैसले में देखें और जो ग्राउंड डेप्यूटी स्पीकर ले रहे हैं इस रूलिंग के दिफा में, आप समझते हैं कि वो ठीक है? डेप्यूटी स्पीकर को उस डिसीजन के अकॉर्डिंग चलना था या बाय बुक चलना था, बाय लॉ चलना था, जो आर्टिकल है आइन का उसके अकॉर्डिंग चलना था? नहीं, बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है या तो वो फैसला सेटिस्फाइड हो जाए। जब तक वो मैदान में मौजूद है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन और वोट का ना काउंट होना उसी की रोशनी में मौजूद है। तो उसके बाद किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स आइन की अपने तौर पर कोई तौजीह करे, कोई तशरीह करे, क्योंकि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, कि वो आइन की के किसी आर्टिकल की कोई भी तौजीह जो है या तशरीह जो है। सही है, ठीक है, ठीक है। आरिफ चौधरी साहब आपसे मजीद बात भी करेंगे। असदुल्ला खान साहब हमारे फेलो एंकर हैं, सीनियर एंकर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी तरफ ही आता हूँ, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक तो ये बताइए कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऑल दो टोन बड़ी सॉफ्ट थी लेकिन उसमें बातें बड़ी सख्त की गई जो हुकूमती इत्तेहाद की हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त चल क्या रहा है, बातें क्या हो रही हैं? फिर एक नरम मुदाखलत की बात आई थी, क्या वाकई ये सारे मामलात उसी तरफ जा रहे हैं कि ऑन टेबल बैठ के इसको डिसाइड कर लिया जाए कि इलेक्शंस कब होने, हुकूमत ने चलना है या नहीं चलना है, या कहानी कोई और है? देखिए, दो चीज़ें फैसल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने आई हैं। एक तो ये कि लार्जर बेंच बनाया जाए, 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच जो है वो मंजूर नहीं है। और दूसरा उसमें एक नुकता ये भी था कि हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है या हमारा दाखिला बंद कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट से होकर आ रहा हूं, अभी वहां पर 10,000 बंदा देखना चाहता है अदालत में दाखिल होकर समात, लेकिन 10,000 बंदों को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अदालत ने आज फरीकैन से ये कहा कि आप 8-8, 10-10 बंदे हमें लिखकर दे दें जो अंदर आ जाएं और आकर समात देख लें, वुकला आ जाएं और कुछ मखसूस लोग आ जाएं। और इसी तरह से सहाफियों के साथ भी ये किया गया है। सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स को इजाजत दी गई है कि वो अंदर दाखिल हो सकते हैं, बाकी मुझ समेत तमाम लोग आज अदालत से बाहर थे। क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूं, बावजूद इसके कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता हूं, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा हम देख रहे हैं कि जी हम पर दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, तो इसका बैकग्राउंड तो ये है। दूसरा, मैं अपनी एक छोटी सी राय सामने रख के फिर बाकी पैनलिस्ट हमारे सामने बैठे हैं उनकी राय भी जरा ले लेते हैं। देखिए, लार्जर बेंच कब बनाया जाता है? आमतौर पर वैसे तो एक जज भी फैसला सुना सकता है, लेकिन चूंकि यहां पर एक फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में देना होता है तो रिवायत यह है कि 3 रुकनी बेंच बनाया जाता है। लेकिन 5 रुकनी बेंच हम तब देखते हैं कि जब कोई लॉ पॉइंट को डिफाइन करना हो, एक लीगल क्वेश्चन कोर्ट के सामने हो या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मामला हो, तो 5 रुकनी बेंच हम देखते हैं, जैसे कि 63A की तशरीह का मामला था। अब ये जो इस वक्त मुकदमा सामने है अदालत के, इसमें कोई लॉ पॉइंट डिसाइड नहीं होना। इसमें एक 63A की तशरीह हो चुकी है, लॉ सेटल है, उस पर राय आ चुकी है, उसकी रोशनी में एक फैसला होना है। तो ये लार्जर बेंच या एक बड़ा बेंच यानी 5 रुकनी बेंच भी कबूल नहीं है इस पीडीएम को, तो वो चाहते हैं कि एक बड़ा बेंच बनाया जाए, मगर उसकी लीगैलिटी जो है वो क्या होगी। दूसरा यह है कि इसका कानूनी तरीकाकार मौजूद है कि अदालत के सामने बेंच जो सुन रहा है उसके सामने ये रख दिया जाए दरखास्त के तौर पर, जुबानी या तहरीरी तौर पर, कि जी हमें 3 रुकनी बेंच कबूल नहीं है। तो फिर अदालत पूछेगी कि आपको ये क्यों कबूल नहीं है, आपके जहन में क्या पॉइंट्स हैं, और अगर वो अदालत उसमें सेटिस्फाई हो जाती है तो बड़ा बेंच बना दिया जाएगा। इसके लिए 17 या 15 लोगों का बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक फैसला जो भी आया ही नहीं है उस फैसले के बारे में पहले से उसको मुतनाज़ा कर देना
और उसमें सख्त जबान का इस्तेमाल करना, जैसे कि भी आपने कहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो असद साहब आप बात कर रहे हैं, असद साहब आप इजाजत दें तो जी मैं जरा राना अजीम साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं, लेकिन आप अगर किसी को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। बस आप ठीक है, राना साहब के पास चले जाइए। मैंने एक ओपिनियन दी है, मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा था, सलमान आबिद साहब भी इस पर अपनी राय दें, राना अजीम साहब भी दे दें। जी बिल्कुल ठीक है, मैं जरा इस पे आता हूं। ठीक है, कोई तो जवाब होना चाहिए ना, कि जब हम कहते हैं कि जी 9 रुकनी बेंच बनाया जाए तो कोई जवाब होना चाहिए। जैसे सुगरा बीबी केस में 7 रुकनी बेंच बनाया गया था तो जवाब मौजूद था, उसका एक की पॉइंट को सेटल करना था, क्योंकि उसमें पास माजी में मुख्तलिफ तरह की जजमेंट्स मौजूद थी। तो यहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है, तो आप प्लीज गो अहेड। जी अच्छा, राना साहब ये बताइए, अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सियासी पहलू इसका क्या है? फैसला तो देखें वो अब जब आएगा उस पर हम मज़ीद बात कर सकते हैं, लेकिन वज़ीर आला अगर परवेज़ इलाही साहब दोबारा बन जाते हैं और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और पिछले 24 घंटे से हम मोड़ देख रहे हैं, अब क्या हुकूमती इत्तेहाद दोबारा बैक टू स्क्वायर है? उसी पॉलिसी पे, मज़ामती पॉलिसी, वोट को इज़्ज़त दो पे, मुझे क्यों निकाला पे, उसी तरफ जाना चाह रहे हैं और उनकी सियासी बका भी उसी में है? ये फिल वक्त है, ये सिर्फ आज के फैसले तक पैंतरा बदला है हुकूमती इत्तेहाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, देखिए अब्बासी साहब, सॉरी, आप अगर गौर करें तो ये 24 घंटों से नहीं, 48 घंटों से नहीं, 72 घंटों से यही चल रहा है। आप शुरू हो जाएं मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसके बाद दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम साहब का ट्वीट, उसके बाद एक टीवी चैनल पे हमजा साहब का कहना है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाए मैं पंजाब का इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आज जो हुआ सुबह, एक ऐसी, अच्छा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती किसी प्रेस क्लब के अंदर, किसी होटल के अंदर, किसी PDM के दफ्तर में, तो मैं समझता हूँ चलें कोई बात नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर आज़म हाउस में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस जगह हुई है जो मुल्क का सबसे बड़ा, जो मुल्क का सरबराह है ना, वहाँ पे हुई है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता हैं। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे बैठे थे जो हमेशा पाकिस्तानी अदारों को मुतनाज़ा बनाते थे, और वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, अब मुझे बताएं कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में बैठ के या उसके दफ्तर में बैठ के अगर ऐसी गुफ्तगू हो जो पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ हो, क्या सिर्फ अदलिया के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के अदारों, बाकी अदारे जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी वहाँ बात की गई, वहाँ पर कौन सा ऐसा लफ्ज़ हो जो अदा नहीं किया गया? मुझे तो आज ऐसा लग रहा था ये हुकूमती नहीं अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसमें हुकूमती वज़रा भी बैठे थे, उसमें कुछ हुकूमती वज़रा स्टेज पे बैठे थे तो कुछ सामने बैठे थे। तमाम मामला जो थे वो बजरिया PID तय किए जा रहे थे, वजारत इत्तलात तय कर रही थी, वजारत इत्तलात के जरिए सारा कुछ किया जा रहा था। आपने देखा मरियम औरंगजेब साहब ऊपर बैठी थी ना, कोई और तो नहीं। ये सारी चीज़ें, इसके बाद तो लग रहा था कि ये बाकायदा एक प्लानिंग है, और मैंने तो परसों भी ये खबर ब्रेक की थी कि मुस्लिम लीग नून अपने पुराने बयानिए पे आ रही है। जवेद लतीफ़ किसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? इसी तरह कल रात को जो गुज़श्ता रात गुजरी है, वहाँ पे अय्याज सादक, ख्वाजा साद रफीक, मियाँ मुश्तबा शाहरुमान, अताउल्लाह तारर, इन सब ने जो मियाँ मुश्तबा शाहरुमान की रहायश, मेरी खबर तो ये है कि ये बैठ के तय हुआ है कि मुज़ाहमती बयानियां छोड़ने की वजह से हमें सियासी तौर पर बहुत नुकसान जो है वो, जी असद इसी तरह ये मैंने बयानिया को दोबारा शुरू किया जाए। जी असद, मैंने ये परसों प्रोग्राम में ये सारा बताया था इन्हें कि ये कर रहे हैं। देखें कल रात को जो लाहौर में एक जलसा हुआ मियाँ मुश्तबा शाहरुमान की रहायशगाह पे, उसमें याद सादक कहते हैं हाँ मैं करता हूँ तौहीन अदालत मुझ पे लगाएं, उसमें सारे ये करते हैं। तो इसका ये इसी पे तय हुआ है कि अब ये दोबारा अपने पुराने बयानिए पैदा होते हैं ना जी, ये अपने पुराने बयानिए पे आएंगे और उसमें ये आगे हैं और उसी पे ये काम कर रहे हैं। मैं रखना चाहता हूं, अनवर मंसूर साहब हैं, राना साहब मुझे जरा मौका दीजिएगा। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर मंसूर साहब, ये बताइए कि इस तरह के केस में जब मुतालबा किया जाता है कि जी हमें 3 रुकनी बेंच या 5 रुकनी बेंच कबूल नहीं है, तो कितने रुकनी बेंच बनाया जा सकता है और उसका क्या तरीक़ाकार क्या है, और क्या तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी जाती है? और अगर तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी जाती है तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत और हैसियत क्या होती है अदालत के सामने? जरा इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। इसमें मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और सबने सुनी है, और जिस तरीके से बातें की गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तौहीन आमेज को कोर्टों के लिए कोई बात नहीं की गई है, जिसको हम कहते हैं ब्रिंगिंग कोर्ट टू डिसरिप्यूट। जब हम डिसरिप्यूट की बात करते हैं तो ये तो एक वाज़े तौर पर
एक कंटेम्प्ट का इश्यू है, तो इस तरह से तो लार्जर बेंच नहीं बनाई जा सकती है, न बनानी चाहिए। और इस तरह से अगर ये दबाव में लाकर लार्जर बेंच बनवाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट के ऊपर हावी हो जाएंगे। कोर्ट के ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दरखास्तें दे सकते हैं और कोर्ट का डिसीजन है, अल्टीमेट डिसीजन कोर्ट का है कि वो बनाना चाहता है लार्जर बेंच या नहीं बनाना चाहता है। चीफ जस्टिस जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो क्या चाहते हैं कि 3 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 7 का हो, जो भी बनाना चाहते हैं वो उनकी एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन है और कोई इसके अंदर अपनी तरफ से नहीं कह सकता है कि इतनी ये बनाएं या वो बनाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इस किस्म की जबान इस्तेमाल करना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर, ये तो एक इससे ज्यादा तौहीन आमेज कोई चीज नहीं होती। जी ठीक है, ठीक है अनवर मंसूर साहब, आपने बात है की। तो जी 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 ठीक है, मैं जरा अनवर साहब एक और सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था। जो बेंच फिक्सिंग की इस्तेमाल की गई है, अब आप क्या समझते हैं कि ये इंतहा नहीं हो गई एक तरह से, और ये एक नई टेक्निक है, एक नया तरीक़ाकार है, और ये तो डायरेक्ट इल्ज़ाम है या इनडायरेक्ट इल्ज़ाम है? बिल्कुल डायरेक्ट इल्ज़ाम है। बेंच फिक्सिंग या कन्वीनियंस कोर्ट के, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इसमें तो कंटेम्प्ट इनको इशू करनी चाहिए। ऑल ऑफ देम शुड गो टू जेल। ये तो मजाक बना दिया है इन्होंने कि एक कोर्टों के ऊपर जब चाहें इनके फेवर में कोई बात होती है तो वो तो बहुत अच्छी बेंच होती है, जरा सी बात उनके खिलाफ होती है तो वो बेंच के ऊपर इल्जाम शुरू कर देते हैं। और मुझे हैरत इस बात पे है कि काफी सीनियर वकला जो उनके साथ मिलकर जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, आई एम अमेज्ड। मैं तो बल्कि शर्म आती है कि इस किस्म की बातें भी कोर्टों के खिलाफ हो सकती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 बंदे, 16 पार्टीज के नुमाइंदे बैठकर जब यही मुतालबा कर रहे हैं पैरेलली, यानी अदालत के सामने दरखास्त अलग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग, तो उससे क्या इंपैक्ट क्रिएट करना मकसद हो सकता है? देखिए, बुनियादी इम्पैक्ट तो यही है ना कि किसी तरीके से हम इस जुडिशरी को मुतनाज़ा बना दें और इस बेंच को मुतनाज़ा बना दें। क्योंकि देखिए, बड़ी अजीब व गरीब बात होगी असद कि अगर सियासी जमातें, एक 16-15 जमातें मिलकर सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करें, और ये सिर्फ सियासी जमातें नहीं हैं बल्कि ये हुकूमत में शामिल जमातें हैं, यानी हुकूमत जो है वो खुद इदारे के ऊपर एक डिक्टेशन लागू कर रही है, जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात यह है कि अगर आज ये जिसे कहते हैं मिसाल कायम कर दी जाए कि कोई भी 12, 13, 14 जमातें मिलकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी मर्जी और मंशा का एजेंडा मुसल्लत कर सकती है, अपनी मर्जी का बेंच बना सकती है, लार्जर बेंच तश्कील दे सकती है, तो फिर इसका मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट तो हमें बंद कर देनी चाहिए। जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, आप उसको इख्तियार को लेकर खुद 13 जमातें या 14 जमातें मिलकर तय करना चाहती हैं कि हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक ये काम करें। अब इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट यह है कि नंबर 1 कि आप फैसला आने से पहले सारे मामलात को मुतनाज़ा बना दें। आप जो बेंच बना हुआ है 3 रुकनी, उसको मुतनाज़ा बना दें। या तो आपने पहले से फैसले को स्मेल कर लिया है और आपको लगता है कि फैसला हमारे खिलाफ आएगा तो उसके लिए माहौल बना दिया जाए, या ये कि एक ऐसा लार्जर बेंच बना दिया जाए जिससे मामलात में इल्तिवा हो, लंबा चले, ताकि हमजा शहबाज की जो वजारत आला है उसको बचाया जाए। और साथ साथ आप इदारों को इतना मुतनाज़ा बना दें कि जो पाकिस्तान के अंदर पहले ही ये सवाल उठ रहे हैं कि हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं, हम उन इदारों को अपने ही रवैयों से, अपने ही तर्ज अमल से, अपने ही एक्शन से मुतनाज़ा बनाकर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं एक ज़िमनी सवाल आप ले लें सलमान साहब, आप ही जवाब इसका दे दें। देखिए, अभी ये कर रहा है हुकूमती इत्तेहाद, 3-4 माह पहले ये सब किया है पीटीआई ने कि अदालतें रात को क्यों खुली, एक बाज़ाब्ता कैंपेन चलाएगी। अब एक बाज़ाब्ता बात ये की जाती है और कैंपेन की सूरत में कि जजेस शुड बी अकाउंटेबल, ये बात भी की जाती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, ये सियासी जमातें जो चाय की प्याली पे इकट्ठी नहीं हो पाती हैं, लेकिन अब जो निज़ाम इंसाफ इन्होंने बदलना था, अदालतों के निज़ाम में जो बेहतरी लानी थी, वो ये ला नहीं पाई हैं। और ये मुल्क अगर इसी तरह चलता रहा कि जिसके खिलाफ कोई फैसला आए वो 4 बंदे लेके बाहर आ जाए, खा वो पीटीआई हो या मौजूदा लोग हों, तो हमारा फिर क्या मुस्तकबिल क्या है? देखिए फैसल साहब, बदकिस्मती क्या हो रही है इस वक्त, जो फैसले सियासी फोरम पे होने चाहिए,
जो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, जो सियासी जमातों के अंदर होने चाहिए, जो जमहूरी फ्रेमवर्क में होने चाहिए, वो सियासी जमातें और सियासी क़यादतें, चाहे उसमें हुकूमत है और अपोजिशन है, अगर वो पार्लियामेंट के फोरम को यूज़ नहीं करेंगी, सियासी फोरम को यूज़ नहीं करेंगी और सुप्रीम कोर्ट की कंधों पे बंदूक रख के अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक उसकी तशरीह करेंगी या उससे फैसला निकालना चाहेंगी, तो इसका मतलब है कि सियासी कुव्वतें जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करना चाहती, वो अदालतों के जरिए अपना मर्जी का नतीजा चाहती हैं, जिससे आप इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। अब यही मामलात को देख लें जो बार बार मामलात को लेते हैं और कोर्ट में चले जाते हैं, बार बार मामलात को लेते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। सवाल यह है कि सियासी फोरम पर हम अपने फैसले क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमें ना तो हमारे पास ये सलाहियत है, ना हम इकट्ठे बैठना चाहते हैं, बदएतमादी का माहौल है, और फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला चाहते हैं। और पॉलिटिकल डिवीजन इतनी ज्यादा हो गई है, चाहे वो वकला तंजीमें हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो मीडिया हो, हर एक अपने अपने अंदाज में तशरीह कर रहा है। यानी खुद ही लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, खुद ही लोग जो है वो चीफ जस्टिस बने हुए हैं, खुद ही फैसला सुना रहे हैं कि फैसला ऐसा होना चाहिए, बेंच ऐसा बनना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम एक अनार्की की तरफ जा रहे हैं। जब आप इदारों का एहतराम नहीं करेंगे, इदारों के अंदर से आपके फैसला है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सलमान साहब, आपने जो बात की इसी को आगे बढ़ाते हुए, आरिफ चौधरी साहब, ये रियासती सुतून हैं, कुछ इदारे तो हैं, पुलिस पे तो बड़ी तनकीद की जाती है, एक सिलसिला रहा है पुलिस के बारे में, कुछ और इदारे हैं, आप कस्टम्स पे कर लेते हैं, आप FIA पे कर लेते हैं, लेकिन जो रियासती सुतून हैं, और जब फैसला या पॉलिसी आपकी मर्जी की ना हो, आप उन्हीं को हिलाना शुरू कर दें और फिर आप ही लोग अवाम के वोट लेकर ऐवान में पहुंच जाएं, और जब आपने ही उनकी पॉलिसी बनानी है, और ये जो पिछले 3-4 सालों से और बिलखुसूस पिछले 4 महीनों से जो चल रहा है, ये हमें किस जानिब लेकर जाएगा? जहां मुआशी बहरान भी है, जहां अखलाकी बहरान भी है, जहां सियासी बहरान भी है, फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? आरिफ चौधरी साहब, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप आइसोलेशन में ना देखें, मैं इसे 26 साल पहले चला जाता हूँ, ले जाता हूँ, जिस वक्त मैं मेंबर था उस कमेटी का जो जजेस के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, और आबद हसन मंटो साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे बार के, वो उसकी सरबराही कर रहे थे। उस वक्त जो सूरत हाल हुई थी, इसी तरह प्रेसिडेंट बार को अपने हाथ में लिया गया, वो उनकी बात कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था। 100 बाई 100 के आबद मंटो साहब जो थे, उनको वो एक तरफ तो बड़े सीनियर कानूनदान होते हुए जाके पेश हो रहे थे, उनके सामने बेंच को एड्रेस कर रहे थे, और जब आप बाहर निकले तो हमें ये इतला मिली कि आबद मंटो साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के घर में मौजूद हैं। इसी तरह आज उन्होंने ये जो काम किया, इससे पहले उन्होंने बार, ये बड़ी खूबसूरत बात आबद साहब ने की, सलमान आबद साहब ने, बारें उन्होंने पहले हाथ में ले ली, इलेक्शन जो थे उनको मैनेज किया, और आज तक कभी ये नहीं हुआ था, हमारा तो ये तीरा ही नहीं था कि हमारी बारें जो है, बार काउंसिल या बार एसोसिएशन जो है, वो किसी एक फर्द के लिए या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए उठे, वो तो कॉमन काज के लिए उठती थी और उनका एजेंडा तो मुत्तफिका होता था। आज हमारी हालत ये है कि जनाब हमारी बार, सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट। सही है आरिफ साहब, एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, हाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा इसके मजीद पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत जारी है, पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला होना है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला होना है, हमजा शहबाज क्या वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस नुक्ते पर आज गुफ्तगू होनी है, दलाइल दिए जाने हैं और अदालत ने फैसला करना है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें नून लीग के और PDM के जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ की राय है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया, आप कैसे देख रहे हैं सर इन डेवलपमेंट्स को? अदालत कह रही है कि केस सादा सा है, सीधा सा है, 63A की बात बाद में करेंगे, उसकी तशरीह का जिक्र बाद में करेंगे, उसमें जो नज़रसानी की दरखास्तें हैं वो अलग मामला है, पहले जो फैसला मौजूद है उसकी रोशनी में ये जो फैसला दिया गया है इसको डिसाइड कर लें कि ये फैसला सही दिया गया है या गलत दिया गया है। उस नुक्ते पर इरफान कादिर साहब नहीं आ रहे, और पूरी आज नून लीग की स्ट्रैटेजी ये लग रही है कि उन्होंने जो साबिका 5-6 जो सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको उतार दिया है कोर्ट में। क्या स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं? देखिए जी, डिप्टी स्पीकर ने जो गलत बयानी की है, मिस कोट किया है अदालत को, जिस अंदाज में उन्होंने फैसले के बहाने, यानी जब भी अदालत कोई रूलिंग देती है
या कोई फ़ैसला देती है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कोई रूलिंग देता है, तो उसकी वो बुनियाद बताता है कि आइन की फ़लाँ दफ़ा के तहत, फ़लाँ पार्लिमानी रिवायत के तहत, रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत मैं ये रूलिंग दे रहा हूँ। या जज हो तो वो कहता है जी ये आइन की दफ़ात है जिसके तहत फैसला। इन्होंने बुनियाद बनाया अपनी रूलिंग को का उस फैसले को जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अदालत उज़्मा के फुल बेंच ने दिया था। अच्छा, अब भी वही बेंच है, एक जज उसमें नहीं है, एक जज रिटायर हो चुके हैं, तो एतराज़ तो बनता ही नहीं है किसी सूरत में भी। अच्छा, साबिक सदूर ने बयान जारी फरमा दिया है कि यार आप लोग इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप कहें कि मेरा ताल्लुक़ ANP से है, मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, मेरा ताल्लुक़ नून लीग से है। अब साबिक सदर हो गए हैं तो आपका राय जो है वो आइन पर भी बालातर है, आइन से भी, और वो सुप्रीम कोर्ट से भी बरतर है, और आपकी राय पर अमल किया जाए। जज साहब ने इज़्ज़त माब जज साहब ने ठीक पूछा है कि ये जो आप कह रहे हैं इसकी कोई बुनियाद क्या है, आप फुल कोड क्यों चाहते हैं, उसकी आइनी बुनियाद क्या है, वो आपके पास है नहीं। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो उस पर भी ले आए। भाई, नवाज शरीफ के केस में नज़र सानी की दरख्वास्त भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब एक नई दरख्वास्त दे रहे हैं आप, एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फारग बैठी हुई है सिर्फ शरीफ ख़ानदान के केस सुनने के लिए। आप एक वारदात करेंगे गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर अखलाकी, और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठ के उस पर गौर फरमाएगा कि इसमें कहाँ आइन आता है, कहाँ कानून आता है, कहाँ। सीधी सीधी बात है, डिप्टी स्पीकर साहब आके कह दें दो बातें, या तो कहें कि जी ये आपके फ़ैसले में ये लिखा हुआ है, मैं इसकी बुनियाद पर मैंने रूलिंग दिया है, या आप माजरत कर लें कि नहीं जी मुझसे गलती हुई, मुझे फ़लाँ वकील ने, इरफान कादिर साहब ने या किसी और ने गुमराह किया था, उसकी वजह से मैं रूलिंग दे बैठा हूँ, मुझसे गलती हुई। डिप्टी स्पीकर पेश नहीं हो रहे। इरफान कादिर साहब से जो परसों सवालात किए गए थे, 3 सवाल, एक का उनके पास जवाब नहीं था। आज वो जवाब देने के बजाय अदलिया से पूछ रहे हैं कि जी आप सवाल जो है ना फ्रेम करें ताकि मैं जवाब दे सकूं। भाई, जवाब आपने देना है, आप अदालत में खड़े हुए हैं डिप्टी स्पीकर के वकील के तौर पर। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हमेशा फ़ैसले लेने के लिए अदालतों को दबाव में लाया गया, इदारों को दबाव में लाया गया, और अक्सर औकात में माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा कि इस दबाव को कबूल किया गया, जिसका नतीजा ये है कि आज हम एक बनाना रिपब्लिक के तौर पर खड़े हुए हैं कि ना किसी फ़ैसले की, अदालती फ़ैसले का कोई एहतराम है, ना आइन का कोई एहतराम है, ना कोई कानून का एहतराम है। और एक मैं आपको बात करना चाहता हूँ, राना फूल खान साहब थे, पुराने मेंबर थे मगरब पाकिस्तान असम्बली के, फिर पंजाब असम्बली के। उनका मैंने 1985 में एक इंटरव्यू किया था, जंग में छपा था, और पर बड़े उसमें हुई थी, हाहाकार मची थी। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये असम्बली जो है, पंजाब असम्बली के बारे में कहता, उसने कहा फूल नगर की उस वक्त भाई फिर। अच्छा इरशाद साहब, अगर आप इजाज़त दें तो ये जो गुफ्तगू आप बात कर रहे हैं ये अगर हम ब्रेक के बाद मुकम्मल कर लें, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, तो ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और दिलचस्प पहलू ये है, मैं वापस आके इस पर भी गुफ्तगू करते हैं, इस सारे मामले का दिलचस्प बात इसमें यह है कि यही 3 बेंच जिन पर आज एतराज़ उठाया जा रहा है, ये उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया था, और इन्हीं तीनों जजेस के फैसले पर मिठाइयां बांटी गई थी नून लीग की तरफ से, और इन्हीं के फैसले पर आज नून लीग की वफाक में हुकूमत कायम है, और आज उसी बेंच पर एतराज़ उठा दिया गया है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।